अब अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, मैं बार बार आपको ये लगता होगा कि हर टॉपिक के शुरुआत में मैं बोल देता हूँ ये भी अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आपके मन में ये आता होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में खासियत क्या है कि जेई एडवांस्ड बहुत ही इस चैप्टर को फोकस में रखता है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, या तो इस टॉपिक से या किसी ना किसी एक टॉपिक से। अब किससे पूछेगा तो वही जाने, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैं इसमें जो भी टॉपिक्स आता है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज है, तो उसको मैं बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको इस तरह से लीजिएगा, ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही सर बोल देते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग शुरुआती लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए थे क्या होता है। क्या होता है कि मान लीजिए कि एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा स्पेस में, ठीक है, ये पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत है। तो हमने क्या कहा था कि एक एक चार्ज की वजह से, एक एक चार्ज की वजह से यहां पे क्या लिख लेंगे, एक एक चार्ज की वजह से यहां पे क्या लिख लेंगे, एंड सो ऑन। क्या लिखेंगे? 1 बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, एंड सो ऑन। सभी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए और फिर इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या कर दीजिए, वेक्टर समेशन, और जो निकल के आएगा वही क्या देगा, वही क्या देगा, गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट P। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इस तरह से सारे के लिए करेंगे, सिर्फ दो चार्जेस के लिए नहीं करेंगे, जितने चार्जेस सबके लिए ऐसा ऐसा फील्ड लिखना होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। मेरा कहना, हम इसको ऐसे भी तो अप्रोच कर सकते हैं, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को लेटस से दो भाग में बांट देते हैं इस तरह से, रीजन 1 और रीजन 2। तो हम ऐसे भी तो डील कर सकते हैं कि हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो हम क्या कर सकते हैं कि रीजन 1 में जितना चार्जेज है उस सब की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख लें। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन रीजन 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दूसरे रीजन में जितना चार्जेज है सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख रहे हैं। कुछ मान लीजिए ऐसा निकल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन रीजन 2। तो तब भी तो जो नेट फील्ड आएगा वही तो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब ऐसे भी डील कर सकते हैं कि पूरा एक गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब क्या किए कि दो भाग में बांट दिए, मन चाहे तरीके से 3 भाग में बांट दीजिए इस रीजन को, और तीनों की, दोनों रीजन की वजह से या तीनों रीजन की वजह से सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए और उसका वेक्टर समेशन कर दीजिए। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मेरा कहना है कि इस लॉजिक को हम फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज करते हैं ये हमको अभी दिखाना है। जो एप्लीकेशन जो हम लिखे हैं इसमें हमको यही दिखाना है कि जो अभी हम लॉजिक बोले, इस लॉजिक का एप्लीकेशन कैसे है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, इसका साइड व्यू हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं, ऐसा डिस्क है। ठीक है,
हम इस डिस्क की वजह से याद कीजिए यहां पे एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखे थे। ठीक है, कितना आया था याद कीजिए थोड़ा। अगर डिस्क पे चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा था तो क्या आया था निकल के, पिछले लेक्चर्स को रिमाइंड कीजिए थोड़ा, K सिग्मा इंटू सॉलिड एंगल किसका, पूरे डिस्क का। पूरे डिस्क का सॉलिड एंगल कहां पे, जहां पे पॉइंट P है वहां का, ये सॉलिड एंगल याद कीजिए। सॉलिड एंगल मुझे फिर से रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, यही आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सॉलिड एंगल ड्यू टू कंप्लीट डिस्क। अब देखिए मेरा कहना है कि लेटर से कि हम इस डिस्क से, डिस्क का टोटल रेडियस r मानिएगा, लेटर से डिस्क से हम एक सर्कुलर डिस्क जैसा ही स्ट्रक्चर काट के हटा दिए ऐसे बीचों बीच। मतलब फ्रंट व्यू देखिएगा ना, फ्रंट व्यू, तो ये पूरा डिस्क है रेडियस r का, और इसमें से हमने क्या किया है, इतना पोर्शन कट करके हटा दिया है, रिमूव। अब जो बचा हुआ है ना डिस्क, जो बचा हुआ है, लेटर से बचे हुए पोर्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, ब्लैक से। ये रिमेनिंग पोर्शन है। इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम जानना चाहते हैं। तो वही x मान लीजिए ये है, हम इस पॉइंट P पे रिमेनिंग ऑफ द डिस्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो भैया सीधी सी बात है कि पहले जब ये पूरा डिस्क था, ठीक है, पहले जब ये पूरा डिस्क था तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये E जो टोटल है, इस EP को बोले E टोटल, ये E टोटल किस किस की वजह से है बताइए तो। E टोटल इज ड्यू टू, इस रिमूव्ड पोर्शन को बोलिए C से रिप्रेजेंट कीजिए, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको R से रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर पूरा डिस्क रहा होता तो उसकी वजह से जो फील्ड है उसको हम ET से रिप्रेजेंट करते हैं, E टोटल। और किसके बराबर होगा E टोटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन, रेड पोर्शन, उसको हम C बोले थे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है ये रिमेनिंग, प्लस ये जो रेड डिस्क पोर्शन है, ये दोनों की वजह से मिलके जो फील्ड आता वही तो ये फील्ड है, ये टोटल फील्ड है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि टोटल फील्ड एट P इज ड्यू टू दिस पोर्शन प्लस रिमेनिंग पोर्शन, ऐसे लिख दिए। बट मुझे अब पता है कि मुझसे मांगा क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है ये पोर्शन हटाने के बाद उसकी वजह से यहाँ फील्ड कितना है। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, यही चाहिए। तो ये क्या आएगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले उसमें से क्या घटा देंगे, ड्यू टू कट आउट पोर्शन, जो रेड वाला पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घटा देते हैं टोटल में से। तो टोटल, तो एक बार बताइए एक और चीज, जो टोटल फील्ड था वो भी इधर ही है, और जो कट आउट वाला पोर्शन है रेड पोर्शन, इसकी वजह से जो फील्ड है, इसकी वजह से जो फील्ड है रेड पोर्शन की वजह से, ये भी तो इधर ही है। तो इसका मतलब हम सीधे यहाँ पे वेक्टर साइन हटा के सिंपल स्केलर क्वांटिटी की तरह डील कर सकते हैं, E टोटल माइनस E ड्यू टू कट आउट पोर्शन दैट इज C, E कट आउट। तो E टोटल कितना है, K सिग्मा इंटू पूरा सॉलिड एंगल माइनस K सिग्मा इंटू सॉलिड एंगल किसका, कट आउट पोर्शन का, इस कट आउट पोर्शन का सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसका रेडियस जो है, कट आउट पोर्शन का रेडियस स्मॉल r बोल दीजिए। तब मेरा वैल्यू रखने का टाइम आ गया है, K सिग्मा, कंप्लीट डिस्क का सॉलिड एंगल क्या होगा याद कीजिए, 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा, कितना आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस माइनस, अब सॉलिड एंगल ड्यू टू दिस
रेड पोर्शन दैट इज कट आउट पोर्शन, इस एंगल को बोल दीजिए थीटा डैश। तो यहां पे क्या लिखना होगा, सॉलिड एंगल ड्यू टू कट आउट पोर्शन कितना आएगा, 2 पाई 1 माइनस cos थीटा डैश। cos थीटा डैश कितना आएगा, x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, k सिग्मा 2 पाई बाहर और अंदर कितना आया, x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं, इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। k होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई और 4 पाई कट के क्या आएगा। तो मैंने आपको कैसे क्या डील करना सिखाया कि एक नया स्ट्रक्चर दे दिया आपको, एक नया चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। कैसा, ये पूरा इस बीच वाले पोर्शन को खाली कर दिया काट के, और जो रिमेनिंग बचा इसकी वजह से एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए। तो डील करने का तरीका बताया, किस तरीके से डील किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि मान लिया कि कुछ नहीं हटाया, तो कुछ नहीं हटाया तो पूरे की वजह से लिख लिया, उसको ई टोटल बोला मैंने, ई टी। ये पूरे की वजह से जो यहाँ फील्ड है वो किस किस की वजह से है, ये रेड पोर्शन ऑफ डिस्क प्लस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क। तो रेड पोर्शन को मैंने कट आउट पोर्शन बोला है, रिमेनिंग पोर्शन को ईआर बोला है। और उसके बाद तो बेसिक, ये बस एक एग्जांपल दिया है कि हाउ टू डील विथ सच क्वेश्चंस। फिगर तो और भी दे सकता हूं, अलग अलग तरह का क्वेश्चन दे सकता हूं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये ऊपर तक जा रहा है, ये इधर भी इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक, इस तरह का इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। और चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आर्गुमेंट है कि इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से हम एक सर्कुलर पोर्शन काट के हटा दिए, ठीक है, और एक्सिस के लॉन्ग, सेंट्रल एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, यहां पे x डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। किसकी वजह से, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। रिमेनिंग पोर्शन क्या है, जो ये पोर्शन काट के हटा दिए उसके अलावा जो पोर्शन बचा, ठीक है। अब जो पोर्शन काट के हटाए वो सर्कुलर नेचर का, उसका रेडियस हम बोलते हैं स्मॉल r। तो सिचुएशन वास्तव में कैसा होगा, एक्चुअल में ऐसा होगा, ऐसा, और यहां से सर्कुलर पोर्शन कट करके हटा दिए, ठीक है। और फिर मांगा क्या गया है कि इसी के सेंट्रल एक्सिस के लॉन्ग, ब्लैक मार्कर के लॉन्ग x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। किसकी वजह से, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर ये पोर्शन नहीं हटा होता, कौन सा पोर्शन, कट आउट पोर्शन, जिसको C से प्रेजेंट करेंगे, अगर ये पोर्शन नहीं हटा होता तो यहाँ पे टोटल फील्ड क्या आया होता, अलोंग द एक्सिस कितना आया होता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब डिराइव किए हुए हैं पिल बॉक्स सिमेट्री। तो यानी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल, कैसे, ये टोटल किस किस की वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट आउट पोर्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, दोनों मिलके ही ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन बराबर टोटल माइनस कट आउट पोर्शन की वजह से। फिर वही कहानी कि जो कट आउट पोर्शन है इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, यानी इसी इधर ही है, ई टोटल भी इधर ही है। तब तो ई टोटल में से इसी घटाना है, तो हम डायरेक्ट स्केलर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, दोनों पैरेलल है ना यहाँ पे। तो क्या होगा, ई टोटल सिग्मा बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इस डिस्क की वजह से कितना हो जाएगा, याद कीजिए,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट आया। अच्छा, इसको थोड़ा और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना निकल के आएगा? सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, किधर डायरेक्शन आएगा? जो बचा हुआ जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से डायरेक्शन किधर आएगा? ई टोटल भी इधर ही था, इसी घटा देंगे तो जो बचा हुआ टर्म है वो साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव है, तो इसी अलोंग एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन भी पता चल गया और फील्ड भी पता चल गया। तो कौन सा प्रिंसिपल से हम सब कुछ पता कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक और डेमोन्स्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। कहां पे? विद इन सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब आप बताइए कि इस पूरे सॉलिड स्फीयर पे अगर चार्ज Q है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा चार्ज Q है, तो इसके सेंटर से अगर x डिस्टेंस पे बाहर जाए तो यहां पे फील्ड क्या निकल के आता है पूरे की वजह से? k q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों? फॉर आउटसाइड पॉइंट्स स्फेरिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो इस पूरे चार्ज को हम सेंटर पे मान सकते हैं और यहाँ पे फील्ड क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ लेटर से ये जो आधा पोर्शन है ना, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ये इसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको कमेंट करना है कि हम क्या बता सकते हैं। कैसे? आसानी से। बात है आसानी से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके हम किस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेडेड पोर्शन के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ये वाला चार्ज है इसकी वजह से कुछ ऐसा होगा, ये वाला चार्ज है इसकी वजह से कुछ ऐसा होगा। सबका वेक्टर सम कीजिएगा तो कुछ टेढ़ा सा आएगा, तो हम सीधे नेट बता देते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को रीजन 1 बोल देते हैं, तो रीजन 1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैसा आएगा? E1 बाई सिमेट्री जो रीजन 2 है उसकी वजह से भी यहां पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? ऐसा E2, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल होगा कि नहीं? सेम ही होगा सिमेट्री से। लेटर से हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा। तो तब तो बाय लॉजिक E का cos थीटा और इस E का cos थीटा, दोनों E का cos थीटा मिलके क्या देना चाहिए था? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। तो देखिए E का cos थीटा प्लस E का cos थीटा मिलके क्या देना चाहिए? K Q by x square. This implies that 2E cos theta बराबर K Q by x square. This implies that E का cos theta बराबर K Q by 2x square. अच्छा, इससे आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके बस आप इसी हद तक इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। तो आप कहां तक बढ़ पाए? आप E के बारे में पूरा जानकारी नहीं दे पाए। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन रीजन 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन रीजन 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E ही था। तो आप E नहीं निकाल पाए। आप क्या निकाल पाए? कि जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वो आप निकाल पाए।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये चीज आप नहीं निकाल पाए, ये चीज ध्यान दीजिए, किसकी मदद से? सुपरपोजिशन की मदद से, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकाल पाए हैं। तो एक तरह से लिमिटेशन भी हुआ कि बहुत बार आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही लें, ये जरूरी नहीं है। हाँ, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां किए। एक एग्जांपल हुआ, इस तरह का बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। आप हॉलो स्फेरिकल शेल ले सकते हैं, हम तो सॉलिड लिए है ना। आप चाहते हैं तो यही केस किसके साथ डील कर सकते थे? हॉलो स्फेरिकल, हॉलो शेल के साथ ये केस डिस्कस कर सकते थे। इस पे टोटल चार्ज क्यू। तो एक एग्जांपल दिए कि जहां पे लिमिटेशन भी है किसका? सुपरपोजिशन का, लेकिन उसका सहायता लेके आप कुछ फायदा भी देखें, कम से कम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो निकाल पाए इलेक्ट्रिक फील्ड ई का। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं कि लेटर से हमारे पास सेमी इनफाइनाइट प्लेन है, मतलब ये ऊपर तो एक्सटेंड हो रहा है इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन नीचे नहीं हो रहा है। इंफिनिटी 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 इंफिनिटी, लेकिन नीचे नहीं जा रहा, बस यहीं तक है। अब मुझे इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, कहां पे? तो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं आप? ऐसे समझिए, अगर पूरा इनफाइनाइट रहता, अगर पूरा इनफाइनाइट रहता, समझ रहे हैं, नीचे तक ऊपर तक, तो मैं कह रहा हूं कि जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इसके अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग, सेंट्रल पॉइंट से एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मैं इंटरेस्टेड हूं क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो पूरा इनफाइनाइट था। मेरा कहना है कि मैं अब इसको इतना हटा दिया हूं, इतना, और क्या बना दिया हूं? इसको क्या बना दिया हूं? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट जो है, अब फील कर सकते हैं आप, सेमी इनफाइनाइट प्लेन जिसपे चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, इसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, ये जो है इसके बारे में यहां कमेंट करना था। ये बात सेम है, थोड़ा सा अच्छे से बताया हूं। अब बताइए कि पूरा रहा होता, पूरा, ये तो आधा है ना, अगर ये पूरा रहा होता इस तरह से, तो यहां क्या फील्ड आया होता? मतलब ई टोटल पूरा रहा होता तो क्या फील्ड आया होता? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर कट है कि ऊपर वाला पोर्शन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा टेढ़ा सा आता, मान लीजिए E1, ऊपर वाले को रीजन 1 बोलिए। सिमिलरली सिमेट्री से नीचे वाले की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया होता? कुछ टेढ़ा ऐसे, E ड्यू टू 2। स्ट्रेंथ वाइज दोनों फील्ड का वैल्यू सेम ही रहा होता। फिर वही चीज, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा है दोनों, तो क्या हो जाता है रिजल्ट कि पक्का दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता, कितना आता पॉइंट पी पे? वो आता 2e cos थीटा। वो कितना के बराबर होता? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो e cos थीटा कितना के बराबर आता? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप क्या कमेंट कर पाए कि एक सेमी इनफाइनाइट प्लेन की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे पूरा कमेंट आप नहीं कर पाए, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कमेंट कर पाए। ठीक है, इस तरह से बहुत तरह का एग्जांपल है, तो आप खुद अप्रोच कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को।
और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस पे हम आते हैं अभी।